आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच वार और पलटवार का ताज़ा अपडेट क्या है, हॉर्मुज में वर्तमान में क्या चल रहा है और दोनों पक्षों के बीच शांति की कोई किरण क्या दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों की ओर से आ रहे ताज़ा बयान क्या कुछ कहते हैं। इसके अलावा एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बना, ब्रिटेन में क्यों लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं और नए प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन, एंडी बर्नहम ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बने। किंग चार्ल्स ने दिया सरकार बनाने का आमंत्रण, कहा हर तबके के विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। अमेरिका ने लगातार 9वें दिन ईरान पर किया हमला, बुशेर, चाबहार समेत विभिन्न शहरों में धमाके। ईरान का पलटवार, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन को बनाया निशाना। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर फिर हमला। हुती समूह और सऊदी अरब के बीच तनाव गहराया। हुती ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। हाल ही में हुती ने सऊदी अरब पर सना हवाई अड्डे पर हमले का लगाया था आरोप। नहीं थम रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले। यूक्रेन का मॉस्को क्षेत्र के तेल डिपो पर बड़े हमले का दावा। ओडेसा के पास पोत पर रूसी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10, जुलाई में 28 की गई जान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनौ स्थित राष्ट्रपति भवन में मोल्दोवा की अपनी समकक्ष सैंडू के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, एआई और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। आर्थिक और तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर जोर। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रहे हमलों ने पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। मिसाइलों, ड्रोन और समुद्री हमलों के बीच अब खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर भी मंडराने लगा है। क्या यह टकराव सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। रात के अंधेरे में आसमान को चीरती मिसाइलें, दहशत पैदा करते ड्रोन, आग से धधकती जमीन, समुद्र में सहमा हुआ कारोबार। फिलहाल पश्चिम एशिया के यही हालात हैं। हर गुजरते घंटे के साथ सवाल बड़ा होता जा रहा है, क्या ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच रहेगी या इसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? इराक में अपने एक और सैनिक की मौत की पुष्टि के बाद अमेरिकी सेना ने सोमवार को ईरान पर लगातार 9वें दिन हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस दौरान ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकानों और मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। इससे पहले शुक्रवार को जॉर्डन एयरबेस पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान के दक्षिणी शहर बुशर में कई जगहों पर हमला हुआ है। ईरान ने दारखुवीन परमाणु संयंत्र पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसे नागरिक उद्देश्यों के लिए बनाया जा रहा है। 28 फरवरी के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीधे तौर पर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। वहीं ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा कर रहा है। ईरानी मीडिया ने बहरीन में अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान पहुंचाने की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी सेना के 20 हैंगर नष्ट करने का भी दावा किया है।
जबकि अकाबा एयरपोर्ट पर खड़े अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 निगरानी विमान को भी निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर खार्ग द्वीप पर कब्जे की कोशिश की तो माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप की खार्ग पर कब्जे से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। ये ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और रणनीतिक रूप से देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों में गिना जाता है। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही जलते नहीं हैं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी राख होती है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा डर अब समुद्र में दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान के कुमजार तट के पास गुजरते एक जहाज पर फिर हमला हुआ है, जिसके बाद आग लग गई। हालांकि आग पर अब तक नियंत्रण नहीं पाया गया है। हॉर्मुज में गहराते संघर्ष के कारण तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल पार कर गई हैं। हालांकि ईरान का थोड़ा नरम रुख राहत भरा है। ईरान ने कहा है कि बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ईरान ने कहा है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कूटनीति और रक्षा दोनों रास्तों पर आगे बढ़ता रहेगा। गहराते संघर्ष के कारण महंगा तेल, महंगा परिवहन और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का नया खतरा, जिसका खामियाजा दुनिया भर को उठाना पड़ सकता है। इस ताजा अपडेट पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अनिल वाधवा जुड़ रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। वाधवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वाधवा साहब, पहला सवाल यही है कि जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार लगातार 9 दिनों से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिकी सैनिक भी मारे जा रहे हैं और हॉर्मुज में अभी खबर आ रही है कि वहाँ पर एक और जहाज़ के ऊपर हमला हुआ है। ईरान का कहना है कि वो हॉर्मुज से एक भी बूंद कच्चे तेल का वहाँ से निकलने नहीं देगा। तो ये हालात किस ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी 9 दिनों से तो एस्केलेशन बढ़ ही रही है और जो पलटवार का जो सिलसिला है, वो लगता है कि जब भी कोई यूएस की तरफ से अटैक्स होते हैं ईरान पर, उसके बाद ईरान जो है वो अमेरिकी ठिकानों पर को निशाना बनाता है और जो गल्फ खाड़ी के जो देश हैं और जॉर्डन है, इराक है, इस तरह के जो देश हैं, उन सब पर एक वल्नरेबिलिटी सी छाई हुई है। मुझे लगता है कि इसमें बिना बातचीत किए कोई हल इसका नहीं निकल सकता। एक आशा की किरण यह है कि इराक के जो प्रधानमंत्री हैं वो कल ईरान पहुंच रहे हैं और अभी अभी उनका दौरा यूएस वाशिंगटन में भी हुआ था। अली अल जैदी एक बिजनेसमैन है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप है, और मुझे लगता है कि अब इराक का जो मध्यस्थता का जो रोल है, जो पहले पाकिस्तान, तुर्की और कतर कर रहे थे, उनका भी इसमें एक इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे लगता है कि इससे कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन सिवाय बातचीत के इसमें कोई हल नहीं निकल सकता। ठीक है सर, ये एक अच्छी खबर आप बता रहे हैं और ये सकारात्मक खबर है। पूरी दुनिया चाहती है कि ऐसा ही हो, कोई बातचीत हो और वहाँ पर ये तनाव कम हो। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर ये तनाव कम नहीं होता तो बीच में कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा राहत मिली थी, कच्चे तेल और जो गैस की समस्या पूरी दुनिया में हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये क्या कुछ किस ओर ये इशारा कर रहे हैं? क्या एक बार फिर दुनिया में इस तरह की परेशानी देखने को मिलेगी? जरूर, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अगर इस तरह के हमले चलते रहे तो और हॉर्मुज जो बन रहा, और उसके साथ साथ एक दूसरा खतरा भी मंडरा रहा है, वो है बबल मंडप में जो हुतीस का खतरा है। और उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया की जो बमबारी है, अगर वो ख़त्म नहीं होती है तो वो वहाँ पर बबल मंडप में एक ब्लॉकेड करेंगे और जो भी शिफ्ट वहाँ से पास करेंगे उनको भी निशाना बनाया जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं तो तेल की कीमतें ज़रूर ऊपर जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं और फिर महंगाई है, वो पूरे देश विदेश में सभी जगह बढ़ेगी। सर, इस सब के बीच एक सवाल और है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई,
वो कहाँ हैं ये तो कोई नहीं जानता और वो पब्लिक के सामने भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका जो एक स्टेटमेंट आया है काफ़ी एक गौर करने वाला स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो हस्ताक्षर किए गए एमओयू पर, वो एमओयू को ही अवैध बता रहे हैं। तो क्या ईरान के अंदर भी मतभेद है विभिन्न संस्थाओं के अंदर में? ये इस तरह का बयान, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये कुछ कुछ दिनों से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं, वो उनका पलड़ा भारी हो चुका है और आगे चलकर इसीलिए जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो उनको अवैध करार दे देंगे। और जो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्तबा खमेनी की तरफ से ये बयान आया, लेकिन जो आईआरजीसी में जो इंचार्ज लोग हैं, उनकी तरफ से ज़रूर ये बयान आ सकता है, क्योंकि उनका ये व्यू है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो हमले हो रहे हैं, ईरान को इसको जमकर मुकाबला करना चाहिए। और जो एमओयू है उसमें ईरान को कोई खास उससे सहूलतें नहीं मिली हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो न्यूक्लियर मटेरियल की प्रॉब्लम है, और फिर हार्मूज के ऊपर जो कंट्रोल है, ये दोनों जो मुद्दे हैं उनको ये साथ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जो हार्डलाइनर्स है ईरान में, उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो चुका है। अब देखना यह है कि आगे चलकर जब बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी तो किस तरह आगे बढ़ सकती है। और जो इराक के जो प्रधानमंत्री ईरान पहुंच रहे हैं, उससे कुछ आशा है कि बातचीत की तरफ दोनों पक्ष आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर चल रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का बड़ा दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के पद छोड़ने के बाद लेबर पार्टी की कमान एंडी बर्नहम के हाथों में चली गई है। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर बर्नहम अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आखिर कैसे बदला ब्रिटेन का सियासी समीकरण और क्या होंगी नए प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में पिछले 10 सालों से चल रहे लोकतांत्रिक गेम ऑफ थ्रोन्स में अब बारी है एक नए किंग की, यानी किंग ऑफ द नॉर्थ मशहूर एंडी बर्नहम के सिर सत्ता का ताज सज गया है। पार्टी और जनता के बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेकते हुए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लेबर पार्टी के नेतृत्व को छोड़ने के ऐलान के बाद 56 वर्षीय एंडी बर्नहम इस पद के मजबूत दावेदार बनकर उभरे थे। शुक्रवार को लेबर पार्टी की बैठक में उनके नेतृत्व पर मुहर लगा दी गई थी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर औपचारिक रूप से 10 डाउनिंग स्ट्रीट को अलविदा कह चुके हैं। ब्रिटेन में सत्ताधारी पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री पद की कमान संभालता है। स्टारमर ने किंग चार्ल्स से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद एंडी ने उनकी जगह ले ली है। चार्ल्स तृतीय शासनकाल में एंडी बर्नहम चौथे, जबकि 2016 के बाद 7वें प्रधानमंत्री हैं। पद संभालने के बाद एंडी बर्नहम ने कहा, हर तबके का विकास ही हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। उत्तरी ब्रिटेन, खासतौर से मैनचेस्टर और आसपास के इलाकों की सियासी नब्ज पर उनकी मजबूत पकड़ के कारण कई लोग उन्हें किंग ऑफ द नॉर्थ भी कहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जिस मजबूती के साथ एंडी ने लेबर पार्टी की क्षेत्र में पकड़ और कार्यकर्ताओं के हौसले को बरकरार रखा, उसने उन्हें लेबर पार्टी में अलग पहचान दी।
ये उनकी लोकप्रियता का जलवा था कि स्टारमर ने भविष्य की किसी चुनौती से बचने के लिए मार्च में होने वाले उपचुनाव में एंडी को उम्मीदवार बनने से रोक दिया। लेकिन मई आते आते स्थिति बदल गई। नीतिगत विवादों, पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और एपस्टीन के ब्रिटिश राजदूत पीटर मेंडलसन से जुड़े खुलासों से कीर स्टारमर पहले ही दबाव में थे। मई में हुए स्थानीय चुनाव ने उनके सियासी करियर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। स्कॉटलैंड और वेल्स में लेबर पार्टी के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से पार्टी में असंतोष उबाल मारने लगा। स्टारमर पर पद छोड़ने का दबाव बनने लगा। तभी एंडी के समर्थकों ने मौका देख स्टारमर को पटखनी देने के लिए अंतिम दांव चल दिया। मेकरफील्ड से एक सांसद से इस्तीफा लेकर एंडी को चुनाव मैदान में उतार दिया। एंडी के जीत दर्ज करते ही स्टारमर के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गए। आखिरकार स्टारमर ने 22 जून को पद से हटने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद बर्नहम की पहली बड़ी चुनौती अपनी कैबिनेट का गठन होगी। खास तौर पर वित्त मंत्री की नियुक्ति पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच मतभेद कई सरकारों के लिए मुश्किल बने हैं। ऊर्जा सुरक्षा मंत्री एड मिलीबैंड को पहले इस पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब गृह मंत्री शबाना महमूद का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि एंडी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक मंत्रालय पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। वाधवा साहब, सवाल सीधा यह है कि ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, और क्या कुछ इसका तात्कालिक कारण था वो तो हमने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म कारण क्या है? क्या ब्रेक्जिट इसका कारण है? जरूर ब्रेक्सिट इसका एक कारण है, क्योंकि उसकी वजह से ब्रिटेन में काफ़ी उथल पुथल हुई है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ब्रिटेन की इकॉनमी है वो ठीक से चल नहीं रही है, उसमें स्लगिशनेस है, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तीसरा इशू यह है कि बाहर से जो माइग्रेशन हुआ है ब्रिटेन में, उसकी वजह से जॉब्स के ऊपर इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। और चौथा यह है कि जो सर्विसेज हैं यूके में आजकल, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब है। तो उनमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए टैक्सेस को ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा, और वो ये एक अनपॉपुलर स्टेप है, और उसकी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं उन्होंने ये कदम उठाने से उनको हिचकिचाहट हुई है। मुझे लगता है कि एंडी बर्नहम के सामने ये चारों चुनौतियां फिर से उभरेंगी, और मुझे लगता है कि इस बार ब्रिटेन को अपना जो टैक्सेशन है उसको ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरह की स्थिति इसी तरह से चलती रहेगी। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से दुनिया में तमाम बदलाव हुए हैं, या दुनिया की अभी जो स्थिति है, तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का दौर भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं संरक्षणवाद का दौर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। ऐसे में अगर होम फ्रंट से बाहर हम निकलें तो क्या कुछ बड़ी चुनौतियां बर्नहम के सामने? बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अब देखिए यूरोप में ही एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें ब्रिटेन की भूमिका बहुत अहम है। दूसरा, खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, उसके चलते भी ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी दबाव है यूनाइटेड स्टेट्स से कि अपने जो युद्धपोत हैं वहाँ भेजे, और किसी न किसी तरह से जो जब डिफेंस की बात आती है, यूरोप की तरफ से हो या यूएस की तरफ से हो, एक मांग उठती है कि यूके उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो यूके की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है काफ़ी थिनली स्ट्रेच्ड है, और यूके की इकोनॉमी चूंकि इतनी अच्छी नहीं कर रही है, इसकी वजह से डिफेंस के लिए उनके पास जो धनराशि होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जो डोमेस्टिक चुनौतियां हैं वो तो हमने उनका अभी जिक्र किया। उनके चलते ही बहुत मुश्किल है कि जब तक टैक्सेशन बढ़ाई नहीं जाए तो वो अनपॉपुलर स्टेप जरूर है, लेकिन ब्रिटेन के सामने ये चुनौती है। मंत्रिमंडल किस तरह का होगा इनका? क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ अलग कोई नया बदलाव ये करेंगे क्या? देखिए एक दो बदलाव तो करने पड़ेंगे। एक तो ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है
उनको ज़रूर उसमें बदलाव होगा, और उनकी बदलाव होते ही फिर जो डिफेंस में जो बदलाव है वो भी आएगा। और 3-4 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महकमे हैं उनमें ज़रूर हमको चेंज देखने को मिलेगा। एक तो ये ऑप्टिक्स की भी बात है, उन्हीं लोगों के साथ एंडी बर्नम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि जनता को ये लगेगा नहीं तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करना पड़ेगा, और उसके चलते कुछ नए फेसेस भी उनको लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो कुछ अनपॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि इकॉनमी अच्छी नहीं कर रही है। और सब जब ब्लेम आता है तो गवर्नमेंट पे ही ब्लेम आता है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे सर्विसेज की परफॉर्मेंस है, उसको लेकर वो चेंज ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए शहर का दौरा करते हैं तो उनका ऑफिस अभी भी बेंयामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट द इंटरव्यू में बोलते हुए ममदानी ने कहा कि उनके प्रशासन का लीगल डिपार्टमेंट नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। ये एक ऐसा कदम है जिसे उठाने का वादा उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 2024 में नेतन्याहू और इजराइल के अन्य नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर यूक्रेन की राजधानी कीव पर युद्ध के दौरान 41 बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे बड़ी बौछारों में से एक की, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। वहीं रूस ने कहा है कि पिछली रात यूक्रेन ने मॉस्को इलाके पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। हमले में 400 ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिसमें से 85 गिरा दिए गए। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और उनका जो देश था वो था मैसिडोनिया। उत्तर मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपिये में देश का प्रमुख पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। यहाँ उत्तर मैसिडोनिया की प्राचीन सभ्यता की झलक साफ मिलती है। हमारी संवाददाता जयंती झा ने इस संग्रहालय का दौरा किया। आप ये रिपोर्ट देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये में स्थित पुरातत्व संग्रहालय देश की समृद्ध विरासत को संजोए हुए है। इस संग्रहालय में 7000 से ज्यादा पुरातात्विक वस्तुएं रखी गई हैं। ये वस्तुएं मैसेडोनिया के अलग अलग हिस्सों में हुई खुदाई के दौरान मिली हैं। साल 1924 में बना यह संग्रहालय मैसेडोनिया का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण संग्रहालय है। Shows the best artifacts for the world from the beginning, from the Paleolith, some 65,000 BC. The best accent is on the ancient period, especially the period of Alexander the Great, which is most interesting for the visitors. इस संग्रहालय का इतिहास कई सदियों पुराना है। यहाँ पाषाण युग से लेकर सिकंदर महान के समय तक की चीजें मौजूद हैं। इस संग्रहालय में यूरोप के सबसे बड़े सिक्का संग्रहों में से एक संग्रह भी है। संग्रहालय की वस्तुएं अलग अलग दौर की जीवन शैली को दिखाती हैं। इनमें कांस्य युग, लौह युग और कई अन्य कालखंडों की झलक मिलती है। मिट्टी के बर्तन, गहने और हथियार यहाँ के समृद्ध इतिहास की कहानी बताते हैं। स्कोपिये के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से हमें ये पता लगता है कि भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया दोनों बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है और अपनी संस्कृति का धरोहर के लिए जो रिस्पेक्ट इन दोनों देशों में है, ये इन दोनों देशों की दोस्ती का एक कारण बन सकता है। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से डीडी न्यूज़ के लिए मैं जयंती झा।